मालकिन उम्रे पर गई तो अपनी 14 साला बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता। रात होती तो उसको अपने पास सुला लेता। मालकिन ने भी इजाज़त दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन की बेटी इस रात मालकिन उम्रे पर जा रही थी, इसलिए सुबह से मेरी जान अजाब में आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती हैं कि मोह कर मुँह, मेरा पूरा घर तेरे हवाले है। जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ, घर के किसी और मुलाजिम पर मुझे इतना नहीं है। मेरा नाम करमदीन था, लेकिन मालकिन मुझे प्यार से करमू ही कहती थी। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से मालकिन के घर का काम कर रहा था। 15 साल से मैं मालकिन के घर मुलाजमत पर था, इसलिए जितना भरोसा वो मुझ पे करती थी, किसी पे नहीं करती थी। इसलिए वो मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देख करमो, अपनी बेटी हिना को मैं घर ही छोड़े जा रही हूँ। इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है। मैं इस बात में सर हिलाने लगा कि जी बेगम साहिबा, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वो तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में हिना 14 साल की थी, लेकिन थी ज़रा बावली किस्म की, बेवकूफ़ और लाडली मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए इसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड्डे गुडियों से खेलती रहती थी। मैंने कहा, जी मालकिन, मैं इसका भी ख्याल रखूँगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझसे की, मैं तो दंग सा रह गया था। वो कैसे मुझसे ये बात कर सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी हिना के साथ ही सो गए, इसके कमरे में रहोगे। ये बात सुनकर तो मेरी पूरी आंखें हैरत में से फैल गई थी। मेरा तो दिमाग ही सुन्न होकर रह गया था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बीबी के कमरे में सो सकता हूँ। आप सोचकर तो बात करें, ये तो बिल्कुल एक गैर मुनासिब सी बात है। मगर वो कहने लगी, करमू, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम मीना के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे मालकिन की ये बात किसी तौर पर मुनासिब नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल मैं इन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल में ये पक्का इरादा कर चुका था कि हिना के कमरे में मैं कभी नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक बेवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर मालकिन। इनकी बहुत सारी ज़मीनें थी जहाँ से इन्हें खूब पैसा आता था। घर इनका बेहतरीन चल रहा था और एक ही एक बेटी थी जिसे इन्होंने लाडों से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था तो इस वक्त मालिक हयात थे। इन्होंने तो मालकिन को हाथों का छाला बना के रखा हुआ था। बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मालकिन से मोहब्बत की शादी की थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। हिना की पैदाइश से चंद माह पहले मालिक का कार हादसे में इंतकाल हो गया। मालकिन सदमे से ही दीवानों जैसी बातें करने लगी। कभी कहती कि वो भी आ जाएंगे, मुझे छोड़ के यूं नहीं जा सकते। मैं इस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देख के फूट फूट कर रोया था, क्योंकि इनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा भी बड़ा ख्याल रखती थी, इसलिए मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता था। जब हिना पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बेतहाशा रोई मालिक को याद करके, लेकिन फिर इनका दिल हिना के साथ लग गया। मालकिन के वालिदैन ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर लें, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने शोहर से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपने शोहर के नाम पर गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया। पूरा घर इन्होंने संभाल रखा था। तमाम मुलाजमीन को वो देखती थी। 14 साल का अरसा गुजर गया। मालकिन का सबसे ज़्यादा वफादार और बाएतमाद मुलाजिम था। कारोबार की देख रेख भी मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैंने कभी नमक हरामी नहीं की थी। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल मालकिन के वालिदैन उम्रे पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा कि वो भी उम्रा करने जाना चाहती है। ये सुनकर पहले तो हिना ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वो अकेली यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन इसके फाइनल पेपर थे, इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज नहीं चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वो मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी वो बात मुझे दुरुस्त नहीं लग रही थी। बहरहाल मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर उम्रे पर चली गई और इनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर बावर्ची को बुलाकर अपने लिए शानदार चाय बनवाई। मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठा था, हालांकि इन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा कायम रखता था। लेकिन अब सोच रहा कि मालकिन गई हैं तो कुछ दिन मालकों वाले ठाठ भी घर पर देख लूं। मैंने पुरसुकून सांस खींच के लिया और मज़े से अपनी दोनों टांगें सामने रख के शीशे के सेंटर टेबल पर रख दी। रिमोट हाथ में पकड़ा और एलईडी पर चैनल बदलने लगा।
अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल देखूं। अभी मैं सही से इस माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हुआ भी नहीं था कि जब कमरे का दरवाज़ा खुला और हिना लॉन्ज में आई। जब इसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पे बल डालकर बोली, करमू के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो मैं अम्मी से करूँगी कि कैसे इनके कीमती टेबल पर तुम पाँव पसार करके बैठे हो। ये सुनना था कि मैं हड़बड़ाकर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बीवी, खुदा के लिए मालकिन से मेरी शिकायत ना लगाना। मैंने फ़ौरन से टीवी बंद किया और रिमोट साइड पर रख दिया। हिना माथे पर तेवर चढ़ाए हुए आराम से आके सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया। कहने लगी, अम्मी घर पर नहीं है तो इसका मतलब ये ना समझना कि तुम लोगों को मैं सर पे चढ़ाऊंगी। जब तक वो घर पर नहीं है, इस घर की मालकिन मैं हूँ और इसलिए जो मैं कहूँ तुम लोग वही करोगे। मैंने सीने पे हाथ रखा और सर झुकाया। जी जी क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल गया था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से एक मिनट नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती थी और मैं इसकी हरकतों से जच हो जाता था। वो मुझसे बाजार के चक्कर लगवाती थी और कहती थी, जाओ तुम, मेरा सामान तुम ही लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा मुलाजिम। मालकिन भी इसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो इसकी लाडली बेटी थी। मुझे ही कहती जाओ कि करमू, जो छोटी मालकिन कहती है वो कर दो। चाय का कप बावर्ची लेकर आया तो मुझे बाअदब खड़े देखकर हंसने लगा और कहने लगा, अभी तो बड़ा रौब जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात में वापस। मैंने इसे गौर कर खा जाने वाली नज़रों से देखा था। बावर्ची ने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मैंने अब पीनी थी वो बड़े मज़े से हिना पी रही थी। बहरहाल पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई, मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो हिना कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? करमू, अम्मी ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सो गए। ये सुनना था कि मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैंने बेजारी से हिना की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में मुलाजमा भी मौजूद हैं, आप इसे अपने साथ सुला लें। कहने लगी, अम्मी ने कहा था कि तुम सोओगे तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आ तो गया था लेकिन मुझे सख्त बेचैनी सी शुरू हो गई थी। हिना अपने बेड पर जाकर लेट गई थी। इसने लैंप ऑफ कर दिया। कमरे में इस वक्त गुप अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बेशक वो 14 बरस की थी लेकिन मैं तो 14 बरस का ना था। मुझे मौलाना साहब की एक बात याद आने लगी जो कि मैंने जुमे के खुतबे में सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा था कि मैं इनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। इनको चाहिए था कि वो मुलाजमा को हिना के साथ सुलाती। एक बुझी सी रोशनी थी। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी हिना पर पड़ी तो इसके चेहरे पे जाकर मेरी नज़र टिक गई। सोई बड़ी मासूम सी लग रही थी, बिल्कुल नंगी सी परी। यकदम ही मैंने अपनी नज़रें बदली, अपनी आंखों में ज़ोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा कि इससे पहले कि मुझ पर शैतान हावी हो मैं सो जाऊं। मुंह में अल्लाह का जिक्र करते करते ना जाने कब मेरी आंख लगी थी। घड़ी के तेज़ अलार्म बजने पर मेरी आंख खोली। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा तो देखा कि हिना नींद में ही थी, हाथ से अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगे और क्लॉक की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फ़ौरन से उठ के इसके कमरे से बाहर निकल गया। इसे स्कूल जाना था और इसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ हिना को अकेले मत भेजना। इसलिए जब हिना तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ मैं जाकर इसे स्कूल छोड़ आया। इसने बाद में ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा, कितनी गंदम आई, कहाँ पिसी, क्या हुआ, ये सब मामलात में देखने लगा। ये हिसाब किताब सब मेरी जिम्मेदारी थे। इन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे हिना को वापस लेने भी जाना है। जब तक मैं ना जाता फिर ड्राइवर भी हिना को स्कूल से लेने नहीं जाएगा। और ये मालकिन का हुक्म था कि मैं अपने काम में ऐसा गन चक्कर बना के मेरे जहन से ये बात यकसर निकल चुकी थी। 12 बजे हिना की छुट्टी होनी थी और मुझे 1:30 बज चुका था कि मेरे फ़ोन पर बेल बजने लगी। जब मैंने नंबर देखा तो मालकिन का था। मैंने बेनियाजी से फ़ोन उठाया तो मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, मुझे हिना की कॉल आई थी, वो भी अभी तक स्कूल में है, तुम इसे लेने क्यों नहीं गए? ये सुनना था कि मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा, मालकिन वो मैं ज़मीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर इसको ले आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से बाहर निकला। सामने ड्राइवर को मैंने खा जाने वाली नज़रों से देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है? वो कहने लगा कि मैं क्यों बताऊं, मालकिन तो तुम्हें सब मुलाजमों पर सरदार बना कर गई हैं। ये तुम्हारा काम है कि तुम इन बातों का खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे
रख दिया था। मालकिन क्या गई थी, सारे मुलाजमीन सर पर चढ़ गए थे, वरना इनके सामने तो सर झुकाए रखते थे। बहरहाल मैं फटाफट से ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ हिना ही स्कूल में थी। यहाँ पर चौकीदार मुझे देखकर वो गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर में घर नहीं पहुंचा वो मुझे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगी, अम्मी को आने दो, तुम्हारे कान ना खिंचवाए तो फिर मुझसे कहना। मेरा कसूर था, इसलिए मैं चुपचाप सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचे तो बावर्ची ने खाना तैयार नहीं किया हुआ था। मुलाजमा ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी खुशखपियों में मसरूफ़ थी। ये देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर ही उल्टा पड़ने लगा था। मैं इन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह मुलाजिम हो, ज़्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन के बिना बौखला के रह गया था। मैंने मुलाजमा से ठीक से सफाई करने का कहा। अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ़ सुथरा करवा कर रात तक मैं थक चुका था। जब मैंने हिना के कमरे में गया तो वो ऊंची आवाज़ में अपने स्कूल का याद कर रही थी। मैं लॉन्ज के सोफे पर जाकर सो गया, क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे लॉन्ज में कोई और मौजूद है। किसी के कदमों की चाप मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोल के देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी हिना के कमरे में गया है। खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की तो मैंने बुलंद आवाज़ में कहा कि कौन है। वहाँ तो फ़ौरन से कोई किचन की तरफ भागा। मैं यकदम उठा और किचन की तरफ भागा, लेकिन इस वक्त तक किचन बिल्कुल खाली नज़र आ रहा था। मैंने लाइटें जलाई, वहाँ कोई नहीं था। एक दरवाज़ा किचन का बैरूनी जानिब भी खुलता था। जब मैंने वहाँ से देखा तो इसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकला, बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे के अंदर की तरफ से कुंडी लगाई और वापस लॉन्ज में आके लेट गया। ये सोचने लगा कि ये कौन शख्स था जो रात के इस पैर अंदर आया था। न जाने मुझे क्या सूझी, हिना के कमरे में चला गया। वो बेड पर सोई हुई थी। मैं जाके कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते भौंकने की आवाज़ें आने लगी तो हिना शायद नींद में डर रही थी। कहने लगी, अम्मी मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे। अम्मी मेरा हाथ पकड़ लो। वो बेड में अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद वो मालकिन का हाथ ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल मैं अपने बेड से और अपना हाथ हिना के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वो फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफ़ी देर मैं खड़ा रहा, ये इंतज़ार करता रहा कि वो कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ इसे छुड़वाऊँ। जब वो गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। इसके बाद मैं हिना के कमरे में ही सोने लगा था। एक रात बावर्ची ने दूध की सरदाई बनाई तो कहने लगा कि तुम भी पी लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी वो सरदाई पी ली और रात को हिना के कमरे में चला गया। इस रात तो वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं जो सोया तो सुबह ही मेरी आंख खुली। जब मैंने देखा तो बेड खाली था। इस वक्त सुबह के 6 बजे थे। इस वक्त तो हिना नहीं जागती थी। वो वैसे भी आज इतवार था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो हिना वहाँ भी कहीं नहीं थी। मैंने इसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मेरा तो दिल धक के रह गया था। मैंने तमाम मुलाजमीन को शोर मचा के जगा दिया। सभी इसे ढूंढने लगे, लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो ये हाल था कि काटो तो लहू ना निकले। मेरा रंग फक हो चुका था। मालकिन इसे मेरे भरोसे पे छोड़ गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया। जब मैंने तमाम मुलाजमी से बात की तो तब मुझे पता चला कि बावर्ची भी घर से गायब है। फिर मेरे ख्याल आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक शख्स को हिना के कमरे के बाहर देखा था। अब भागता हुआ वो किचन में गया था। शायद वो बावर्ची ही था। मैंने फ़ौरन से मालकिन को फ़ोन किया और सारी बात इनके गोश कर गुजार कर दी। मैं बावर्ची का पता सब जानता था। मालकिन क्या, तुम इस बावर्ची के घर पहुंचो, इसका पीछा करो, मैं पुलिस को भी फ़ोन कर देती हूँ। मैं भागम भाग बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि इसकी बीवी बच्चे कहने लगे वो तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे महल्लेदारों से पता चला कि वो सुबह सुबह बावर्ची हिना के मुंह पर हाथ रखे इसे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। इस वक्त तक पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ चुकी थी। सारी तफ्तीश के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और साफ इसमें नज़र आ रहा था कि बावर्ची हिना के मुंह पर हाथ रख के ज़बरदस्ती से गाड़ी में बिठा रहा है। इस गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ भी गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचे वो सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था कि यहाँ इसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ उसी तरफ जाने लगा जहाँ इनके दोस्तों का घर था। पुलिस बाद में पहुंची, लेकिन मैं इस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर ज़ोरदार लात मारी तो दरवाज़ा खुल गया। सामने वो बावर्ची और 2 मर्द मौजूद थे। इन्होंने हिना को रस्सियों से बांधकर एक कुर्सी पर बिठा रखा था। वो बेतहाशा रो रही थी। ये देखकर तो मेरा खून खौल उठा।
मैंने ना आओ देखा ना ताओ, इन तीनों की धुलाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। इनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए हिना मेरे साथ लग गई, बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँच सकता। चंद दिनों में मालकिन भी वापस आ गई थी। मालकिन हिना को साथ लगाया रोने लगी और मुझसे कहने लगी कि मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत ज़रूर करोगे। मैंने कहा कि मैं इसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप बेफिक्र रहें। हिना और आपकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ये सुनकर मालकिन बहुत खुश हुई। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।